नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। आज आप लोगों को करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स के यूपी स्पेशल का 3 वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग ज़्यादा देख सकते हैं। और आइए देखते हैं। बहराइच में थारू जनजाति के लिए बैंक खोला गया है। ठीक है, थारू जनजाति के लोग यूपी और नेपाल दोनों जगह पर पाए जाते हैं। यूपी में वे नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। यूपी के 4 जिले बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत शामिल हैं, जहाँ पे थारू जनजाति के ज़्यादा लोग रहते हैं। बहराइच के बिशुनापुर गांव में रहने वाले थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का एक बैंक बनाया है। ठीक है, इसमें अब तक कुल 12 लाख के करीब रुपए भी जमा हैं, जो खेती किसानी के साथ दूसरी ज़रूरतों के लिए उपलब्ध हैं। इस बैंक में थारू जनजाति के लोगों को कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देना होता है और 10 से 15 दिन के लिए बैंक से कर्ज लेता है और फिर समय से लौटा देता है। उस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ है कि ये कहाँ पे खोला गया है, बहराइच में। आगे देखते हैं। सरकार सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम नीति, औद्योगिक विकास नीति पर आधारित ODOP कार्यक्रम के तहत कौशल विकास एवं रोजगार से प्राप्त उपलब्धियों को दिखाया गया है। झांकी में गोरखपुर की फेमस टेराकोटा सिरेमिक शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया है। गोरखपुर में जो टेराकोटा है, इसके लिए गोरखपुर फेमस है। ये कई बार ऑप्शन में मिलान करने के लिए देता है। पीतल से बनी गाय मुरादाबाद के धातु का जो धातु शिल्प के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आगे देखते हैं। विश्व विरासत दिवस 2022 यूनेस्को के डेटा के मुताबिक भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 है। याद करने वाली चीज़ है, कितनी है? विश्व विरासत संख्या जो है 40 है। और यूपी के विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 3। भारत की विश्व विरासत स्थलों में 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित साइट हैं। ठीक है, यूपी के जो 3 साइट हैं, यूपी में आने वाले विश्व विरासत स्थल जो है सांस्कृतिक श्रेणी के हैं। आगरा का किला, ये 1873 में शामिल किया गया था। फतेहपुर सिकरी, ये 1886 और ताजमहल जैसे स्थल शामिल हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एवं साइट्स 1882 में विश्व धरोहर दिवस के रूप में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना किया था। ठीक है, दुनिया भर में जितनी विश्व विरासत स्थल हैं, इन्हें तैयार करने का काम विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। यूपी का जनजाति संग्रहालय, ये कहाँ पे बना है? यूपी का जो जनजाति संग्रहालय है वो बना है बलरामपुर ज़िले में। ठीक है, बलरामपुर ज़िले के इमिलिया कोडर में बनाया जा रहा है। यहाँ पे थारू जनजाति के लोग काफ़ी जनसंख्या में निवास करते हैं। तो यूपी जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? बलरामपुर में। ये ध्यान देने वाली बात है। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाली जो थारू जनजाति हैं, ठीक है, ये जनजाति को लेकर राज्य सरकार का मानना है कि थारू जनजाति के लोग अभी भी अपनी जड़ों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और अपनी परंपराओं और संस्कृति को बरकरार है। यूपी में बन रहा पहला जनजाति संग्रहालय इसी थारू जनजाति समृद्ध और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करने में केंद्रित होगा। इस संग्रहालय में थारू जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं, धर्म और जीवन शैली जैसे अलग अलग आयामों कुछ ऐसी औषधि जड़ी बूटियों का ज्ञान प्रदर्शन होगा जिसका इस्तेमाल थारू जनजाति के लोग करेंगे। आगे देखते हैं। कासगंज सोरो तीर्थ स्थल, यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र को भी तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये पूछेगा सोरो शुकर जो है वो किस ज़िले में है, तो कासगंज में। ठीक है,
ये ध्यान देने वाली बात है। पुराणों में सोरू शुकर क्षेत्र का काफ़ी महत्व बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जगह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी भगवान वराह की गवाह है। एक समय से यह हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था। पौराणिक कथाओं में आगे देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में करीब 25 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से 6000 लोगों को आक्रोशित भीड़ ने इस थाने को आग लगाई थी, जिसे थाने में मौजूद कुल 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। पिछले साल ही इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी समारोह जो मनाया गया है। सोनभद्र में मिला 1 अरब 66 करोड़ साल पुराना जीवों और वनस्पति के जीवाश्म बनने के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है और लाखों वर्षों की कार्बनिक क्रिया के कारण जीवाश्म का निर्माण होता है। उसी जीव पेड़ का जीवाश्म बनता है जिसे कठोर अंग होते हैं, और इन जीवों में कठोर अंग नहीं होते हैं, उनका जीवाश्म नहीं बन पाता। सबसे पहले चीन के गाओ झांग में लगभग 1.5 अरब साल पुराना जीवाश्म मिला था। यूपी में आइकॉनिक स्थल स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की एक पहल शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 स्थलों की आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में चुना गया है। इसकी लेटेस्ट अपडेट जो है ये हमारा लेटेस्ट लिस्ट जो हमारे यूपी के 2 नए स्थानों आगरा के किले और दूसरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जो है इन दोनों को मिला है, जगह मिला है। इससे पहले यूपी के 4 स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के रूप में शामिल किया गया था। पहला वाराणसी का मणिकर्णिका घाट और दूसरा आगरा का ताजमहल, तीसरा बिजनौर का विदुर कुटी मंदिर और चौथा प्रयागराज का नागवासुकी मंदिर। अब यूपी के कुल स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस की संख्या जो बढ़कर के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। देश में स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस घोषित करने का उद्देश्य इन स्थलों, उनके आसपास स्वच्छता और सफाई के मानकों में सुधार लाना, यहां पहुंचने वाले घरेलू विदेशी पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं अनुभव प्रदान करना था। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल योजना को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और संबंधित राज्य केंद्र शासित क्षेत्र के शहरों के सहयोग से इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। जो ये चारकुला नृत्य है ये कहाँ पे होता है, ब्रज क्षेत्र में। पूर्व में होली या उससे दूसरे दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री भेष धारण कर सिर पर मिट्टी के 7 घड़े, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर अनवरत रूप से चारकुला नृत्य करता था। गांव के सभी पुरुष नगाड़ों, ढप, ढोल वादन के साथ रसिया गायन करते थे। वर्तमान में 28 गोल पंखुड़ियों के आकार वाली चिड़िया के आकार के लकड़ी के बने लगभग 20 किलो वजन के चौखटा के मिट्टी या धातु के बर्तन के ऊपर रखकर पंखुड़ियों पर 38 जलते दीपक के साथ आकर्षक मुद्रा में यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान सभी दीपक जलते रहते हैं और ब्रज के उमरी, रामपुर और मुखराई गांव का चारकुला नृत्य प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य किए हैं। इस नृत्य के कलाकारों को मॉरिशस, नेपाल, इसके बाद जर्मनी में आयोजन में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। शास्त्रीय नृत्य कथक जो है भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश का कथक भारत के
8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई थी। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य रूप में प्रस्तुत करना, जो प्रायः दत्तक कथाओं, पौराणिक कथाओं तथा महाकाव्यों की उपकथाओं के विस्तृत आधार पर कहानियों का वर्णन करते हैं। कथक नृत्य 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है। 3 अलग अलग स्थानों बनारस, जयपुर, लखनऊ में किए जाने के कारण 16वीं सदी के आसपास यह कला दरबारी रूप में रूपांतरित हो गई और मुगल शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई थी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के समय में यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर था और पहुंच गया था। इसमें गज़ल और ठुमरी के समायोजन का भी प्रयास किया गया था। कथक ही भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से रहा है। इसके प्रमुख कलाकार हैं जो बिरजू महाराज हैं और जिनकी अभी हाल ही में क्या हुई है, मृत्यु हुई है। यूपी को योगिनी मूर्ति में सिर बकरी का और धड़ मानव का है। मूर्ति जिसे ब्रिटेन भारत को लौटाने वाला है, योगिनी मूर्ति। भारत की एक और प्राचीन मूर्ति भारत लौटाने वाला, दशकों पहले भारत से चोरी हुई यह मूर्ति अभी ब्रिटेन में है और जल्द ही इसे जो है ब्रिटेन से भारतीय दूतावास को सौंप दिया जाएगा और यह मूर्ति जो है देवी योगिनी की प्रतिमा है। ठीक है। योगिनी कल्ट एवं टेम्पल्स, एक तांत्रिक परंपरागत किताब के मुताबिक देवी योगिनी की पूजा ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में किया जाता है। 1978 और 82 के बीच मूर्ति योगिनी उत्तर प्रदेश के लोखरी गांव से गायब हो गई थी और ये बांदा जिले के सुनसान पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। आगे देखते हैं रामायण सर्किट क्या है। आगरा क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, बरसाना, बटेश्वर, इटावा, लायन सफारी, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन। लखनऊ क्षेत्र में जो है अयोध्या, बिठूर, देवा शरीफ, दूधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट, वन्यजीव अभयारण्य, नैमिषारण्य और नवाब पक्षी विहार। वाराणसी क्षेत्र में सारनाथ, विंध्याचल, सोनभद्र, चुनार, कुशीनगर, कपिलवस्तु और श्रावस्ती जैसे स्थल शामिल हैं। इसमें ब्रज सर्किट, सूफी सर्किट, महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट और जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट प्रमुख रूप से शामिल हैं। काशी उत्सव के अंतर्गत जो है कबीर, रैदास की बनी और निर्गुण काशी के चलचित्र के रूप में शॉर्ट फिल्म जो है काशी की कला के रूप में भक्ति संगीत प्रदर्शन, जिसे मशहूर लोक कलाकार मैथिली ठाकुर और पद्मश्री भारती बंधु और कलापिनी कोमल कली और भुवनेश कोमकली द्वारा प्रस्तुत की गई। रामायण विश्वविद्यालय यूपी। उत्तर प्रदेश 100 दिनों के अंदर अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। यूनिवर्सिटी बनने के लिए ट्रस्ट ने 21 एकड़ भूमि जो है चिन्हित किया है। अयोध्या शोध संस्थान रामनवमी के अवसर पर ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन करेगा। इसके माध्यम से साइंस और अध्यात्म के कई पहलुओं को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। इसमें भगवान राम के जीवन पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में वेद, उपनिषद, योग, ध्यान, आयुर्वेद का अध्ययन भी कराया जाएगा। 100 दिन की कार्य योजना के चलते मई में जो है लखनऊ में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन होगा। कबीर अकादमी मगहर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी कार्य योजना में शामिल होगा। आगे देखते हैं बौद्ध सर्किट जो है ये बौद्ध धर्म सर्किट से मतलब ये हो गया कि उन स्थानों को एक साथ में जोड़ना,
ठीक है, जहाँ जहाँ बौद्ध जी का लगाव था या जहाँ जहाँ गए थे। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थान यानी जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया, ज्ञान प्राप्त किया और जहाँ उनका निर्माण यानी अपने शरीर का त्याग किया, निर्वाण, और उन स्थानों को बौद्ध सर्किट कहा जाता है। इन स्थानों में नेपाल स्थित लुम्बिनी जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, बिहार का बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उत्तर प्रदेश वाराणसी का सारनाथ जहाँ उन्हें प्रथम उपदेश दिया, बिहार की राजगिरी पहाड़ियों पर जहाँ उन्होंने एक पागल हाथी को अपने बस में किया और 12 साल बाद मानसून की वापसी कराई। बिहार का ही एक वैशाली जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया और उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जहाँ उन्होंने 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर आसन ग्रहण किया और स्वयं के कई प्रतिरूप बनाए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का संकिसा जहाँ यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध स्वर्ग से धरती पर आए थे, और उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण हुआ यानी जहाँ उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। लुम्बिनी को जो है छोड़कर ये सभी बौद्ध तीर्थ स्थल हमारे भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत का हिस्सा हैं। इन स्थलों पर पर्यटन की सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रसाद योजना, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। देवदह में होने जा रहे पुरातात्विक खनन में इस प्राचीन स्थल को नई पहचान मिलेगी। पुरातत्व संबंधी धरोहर की पहचान बढ़ेगी और विश्व पटल पर देवदह की गरिमा बढ़ाने के साथ साथ ही देवदह को बौद्ध सर्किट में शामिल किए जाने का मार्ग प्रशस्त है। वाराणसी पुतुल उत्सव। वाराणसी में 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस पुतुल उत्सव मनाया जाएगा। वाराणसी में 80 घाट स्थित सुबह ये बनारस मंच पर दीनदयाल हस्तकला संकुल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। यह कार्यक्रम संगीत नाट्य अकादमी दिल्ली द्वारा आयोजित किए गए। कठपुतली से हुआ भारतीय नाट्य कला का जन्म। कहा जाता है कि भारतीय नाट्य कला का जन्म कठपुतली के खेल से हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देववन पार्क, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, युवा पीढ़ी को चारों वेद की संपूर्ण जानकारी देने के लिए नोएडा प्राधिकरण के एक पहल की है। वेदों की विशेषताओं से संबंधित सारी जानकारी नोएडा के सेक्टर 78 में बन रहे वेद वन पार्क, याद कर लीजिएगा ये कहाँ पे बन रहा है, नोएडा में सेक्टर 78 में। इसके साथ ही किस वेद के किस तरह पौधों की जानकारी है और उसकी महत्ता भी देववन पार्क में पौधे लगाकर दी जाएगी। नोएडा में बन रहा देववन पार्क प्राचीन ऋषियों और उनके लिखे हुए वेदों के ज्ञान पर आधारित है। पूरे पार्क को 7 ऋषियों के नाम पर बांटा गया है। इसमें भरद्वाज, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य ऋषि शामिल हैं। इसमें वेदों के आधार पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसमें अधिकतर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। 4 वेदों में से जिन पेड़ पौधों का जिक्र है उनका आज धार्मिक मान्यताओं के साथ औषधि, यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है। इससे कल्प वृक्ष, बेल, कदम, कटहल, नीम, सेमूल, पलाश, अमल, ताश, गूगल, कमंडल, रुद्राक्ष, मदार, बरगद, गूलर, पीपल, आम, बकुला, केला, पारिजात, आंवला, अशोक, चंदन, रीठा, सीता, अशोक, साल, इमली, अर्जुन, बेर इत्यादि शामिल। अगस्त्य ऋषि की कलाकृति इस पार्क का आकर्षण होगी। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा पानी पी लिया था। देववन में इसको भी दिखाया गया है। इसके लिए यहाँ पर एक तालाब भी बनाया जा रहा है जिसके सामने अगस्त्य ऋषि की कलाकृति भी लगाया जाएगा। वाराणसी जो है ये बता दिया हूँ। तितैरी चित्रकला, बुंदेलखंड की चितैरी चित्रकला एक खूबसूरत नमूना है। यह बुंदेलखंड की प्राचीन और पारंपरिक कला है। ठीक है, विवाह के मौक़ों पर बुंदेलखंड में अक्सर मुख्य द्वार पर घर की दीवार पर चितैरी कला का चित्रण किया जाता है। अगर पूछेगा कि चितैरी चित्रकला कहाँ का है परंपरागत, तो
तो बुंदेलखंड का है। यूपी में बना भारत का पहला अमृत सरोवर, ये अभी पेपर हुआ था आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का, ठीक है। तो उसमें ये अभी पूछा था कि यूपी मतलब इस तरीके से पूछा था कि भारत में सबसे पहला अमृत सरोवर कहाँ पे बना है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और 2 स्टेट का नाम दिया था, तो यूपी उसमें सही था। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है। इन्हीं पहलों में से एक है 15 अगस्त 2023 तक हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण कराना है, जिसकी शुरुआत यूपी में हो चुकी है। यूपी के रामपुर जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में पहला अमृत सरोवर जो है बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला, रामनगरी बैगन, चंदौली का काला चावल और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल सहित पूर्वांचल के कई कृषि उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार इंटरनेशनल फूड फेयर का आयोजन किया गया और इस फूड फेयर में 20 देशों के लगभग 8,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकर्ता शामिल होंगे। वाराणसी में आयोजित इस इंटरनेशनल फूड फेयर वाराणसी सहित पूर्वांचल के कृषि उत्पादकों का भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगा। यूपी में फिल्म सिटी, ये जो है नोएडा में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में फिल्म सिटी बनने की जा रही है। यह फिल्म सिटी हॉलीवुड की तर्ज पर बनेगी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शूटिंग फ्रेंडली स्टेटस करार दिया गया है। यह फिल्म सिटी पीपीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। यह फिल्म सिटी 3 चरणों में विकसित की जाएगी। फर्स्ट फेज में फिल्म स्टूडियो, खुला एरिया और अम्यूजमेंट पार्क, विला आदि तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस फिल्म सिटी की घोषणा की गई है। यूपी में बनेगा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए अब आगरा में ताजमहल के पास निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में बचे हुए काम को पूरा किया जाएगा, ठीक है। मुगलों ने आगरा में पूरे देश में लंबे समय तक राज किया, इसलिए ताजमहल के नज़दीक मुगल इतिहास को देखने और पर्यटन को आकर्षित करने के लिए मुगल म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2016 में मुगल म्यूजियम की नींव रखी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 6 एकड़ एरिया और 141 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। इस प्रोजेक्ट में 99 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम से बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कर दिया था। यूपी में राज्य व्यवस्था, यूपी चुनाव 2022। उत्तर प्रदेश में एक बार पुनः योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को जीत मिली है। एनडीए गठबंधन को 275 सीटें मिली, वहीं सपा गठबंधन को 125, कांग्रेस को 2 सीटें और बसपा को 1 सीट मिली थी। यूपी में एमएलसी चुनाव, उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 10 मार्च को इसका चुनाव परिणाम आया था, ठीक है। एमएलए मतलब होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए। और एमएलसी मतलब होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलए चुने जाने के लिए किसी की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और एमएलसी के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एमएलए का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष तौर पर जनता करती है और एमएलसी का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। एमएलए का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और एमएलसी का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। देश के सभी राज्यों में जहां विधानसभा का अस्तित्व है वहां विधान परिषद देश के सिर्फ 6 राज्यों में ही है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। विधान परिषद चुनाव में 1/3 सदस्य विधायक चुनते हैं और इसके साथ ही
एक तिहाई सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। वहीं विधान परिषद चुनाव में एक तिहाई सदस्यों को विधायक चुनते हैं। साथ ही एक तिहाई सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनते हैं। वहीं 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चुनते हैं। ठीक है। और यूपी में विधान परिषद के 100 में से 29 सदस्यों को विधायक चुनते हैं और वहीं 36 सदस्यों के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधित्व जो है चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। सभा में एक नए प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भाजपा विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री को यूपी विधानसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। गोंडा के रहने वाले रमापति शास्त्री 8वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे और ये पिछली सरकार में SC/ST वेलफेयर विभाग में मंत्री भी रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर की ज़रूरत तब पड़ती है जब नई लोकसभा या विधानसभा के गठन के ठीक पहले लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे देता है और तो नवनिर्वाचित सदस्यों या विधायकों की पहली बैठक इसी प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में आयोजित होती है। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा और विधानसभा में इसका चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अक्सर इस पद पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य का ही चयन किया जाता है। इसमें इसी को ध्यान दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति राज्यपाल स्वयं शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के कामों में नवनिर्वाचित लोकसभा या विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करना, नए सदस्यों को शपथ दिलाना, सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने का बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष जैसे ही सभी शक्तियां होती हैं। हालांकि नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और तब प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। विविध इन रिलेशन पर प्रयागराज में जैसे हाईकोर्ट का कुछ निर्णय आया हुआ है। ठीक है। हाईकोर्ट के टिप्पणी की है कि लव इन रिलेशनशिप जो है जीवन जीने का नज़रिया और हिस्सा बन गया है। इसे व्यक्तिगत फैसले के रूप में देखने की ज़रूरत है, न कि सामाजिक नैतिकता के पैमाने पर। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे रिश्तों की मान्यता जो है प्रदान की है। संविधान का जो है अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार की व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखना उचित होगा। यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम जो है ये कुछ ही ज़िलों में है। अभी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ज़िलों में, जैसे कानपुर हो गया, बनारस हो गया, नोएडा हो गया। यूपी के चुनाव में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा था। ठीक है।